दोस्तों, लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण हमारी जिंदगी में जो रोग हैं वो भी तरह तरह के आ रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक रूप में आ रहे हैं। उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो सीरियसनेस है, वो पहले से कहीं ज्यादा है। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में और डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मदन गुलाटी को, जिनका आयुर्वेद के क्षेत्र में लगभग 37 साल का अनुभव है और चंडीगढ़ प्रशासन में वो डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद के पद पर कार्यरत थे। अब बहुत अरसा हो गया उनको सेवानिवृत्त हुए भी। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। अर्थराइटिस बहुत कॉमन हो गया डॉक्टर साहब। अब बड़े बुजुर्गों की तो बात छोड़ दीजिए, अधेड़ की भी बात छोड़ दीजिए, बच्चों में भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आने लगी। तो ये जो इसकी व्यापकता है, जो ये लोगों में फैलाव है, इतना अधिक जो केसेस आ रहे हैं अर्थराइटिस के, इसके पीछे प्राइमरीली अगर हम कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, आज का जो लाइफस्टाइल है ना, जो हमारा खान पीन है, जो हमारा रहन सहन है, वो बड़ा दूषित हो गया हुआ है। हम जो आजकल जंक फूड का रिवाज चला हुआ है, रिफाइंड फूड खाते हैं, जो हमारा मतलब सब जो खाना पीना जो है, रहना सहना, ये बहुत ही मतलब गलत हो गया हुआ है। आर्थराइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन, जिसके पीछे भी शब्द आइटस लगता है ना, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो आर्थराइटिस एक बड़ा व्यापक सी टर्म है। इसमें यह क्या है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसका नाम जो है आर्थराइटिस है। और उसके कॉज जो है वो डिफरेंट है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज डिफरेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डिफरेंट है, गाउटी आर्थराइटिस का डिफरेंट है। मतलब आर्थराइटिस कई प्रकार का है। तो अच्छा, हाँ, बेसिकली कितनी तरह का अर्थराइटिस है? देखो, अगर हम इसकी बात करें इन्फेक्शन के हिसाब से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है तो ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस है। सोरियासिस के कारण है तो सोरियासिस स्किन के साथ रिलेटेड है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है ना। हिटरस डिजीज आ जाती है जिसमें स्क्लेरोडर्मा टाइप आ जाती हैं। सो मेनी कंडीशंस, परंतु जो मोस्ट कॉमन है, जिसके हमें मैक्सिमम पेशेंट मिलते हैं, वो तो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से साथ जो लिंक डिजीज है, जो सिस्टमेटिक डिजीज है, जिसका कि हमारे छोटे जॉइंट से स्टार्ट होती है, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में आम वात कहते हैं। और एक ही इसी से मिलता जुलता होता है गाउटी आर्थराइटिस, जो कि हमारे यूरिक एसिड की वजह से बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की खराबी से होती है। वो एक डिफरेंट डिजीज है। और इसी तरह से हमारे जो है, जैसे केवल सिर्फ जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, हमारे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक नहीं होता, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी वो जो वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट्स की है, वो तो 40 साल 50 साल जैसे मेनोपॉज हो जाता है लेडीज में, उसमें बड़ी कॉमन है। जो ओवरवेट लोग हैं, मतलब उनकी जो हड्डियों की आपस में रगड़ होने से जो होता है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसको आयुर्वेद में कहते हैं संधिगत वात। संधिवात प्योर वातिक डिजीज है। जो हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें हमें आमा फॉर्मेशन भी होती है। आमा होती है एक टॉक्सिक, एक ऑटोइम्यून डिजीज में आ जाती है। ऑटोइम्यून डिजीज आप समझते हैं ना। ऑटोइम्यून डिजीज का जो कंसेप्ट है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है अपने ही अगेंस्ट, अपने फ्रेंडली सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। तो वो एक सिस्टमेटिक डिजीज है जिसको हम आम वात कहते हैं, और वो बहुत ही कॉमन है आज के युग में। डॉक्टर साहब, आपने ऑटो इम्यून डिजीज की बात की, तो आयुर्वेद के हिसाब से ये ऑटो इम्यून डिजीज जो है, इसका कोई हल है? बिल्कुल है ही आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद इसको ऑटोइम्यून डिजीज का जो कॉज मानता है, दूषी विष कहते हैं। हमारी बॉडी में जब भी कोई हमारा इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज बनाता है, जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की फाइटिंग तभी होती है जब बाहर से कोई इन्फेक्शन आए, कोई वायरस आए, कोई टॉक्सिन्स आए। परंतु इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में हिस्से ही एक पॉइजन निकल आती है, जिसको हम आमा बोलते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपचितम स आम संज्ञकम देहम सर्व दोष प्रकोपनम। सभी बीमारियों का जो रूट कॉज माना गया है वो आमा है। एक कच्चा रस बनता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, कोई कच्चा रस फॉर्मेशन हो जाती है। वो जब सर्कुलेशन में घूमता है, वो बड़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो जॉइंट्स में कम्युलेट हो जाता है, उसको उस दूषी विष बोलते हैं। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। अगर मॉडर्न साइंस की भाषा में कहा जाए तो ये जो आम रस जो कह रहे हैं, उसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। उसको रूमेटॉइड फैक्टर, आरए फैक्टर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फ्री रेडिकल्स भी उसी को कहते हैं। ऑक्सीडेंट्स भी कह सकते हैं हम। इवन दिस इज द कॉज ऑफ इवन कैंसर आल्सो। मतलब जो आमा है, सर्व दोष प्रकोपनम लिखा है ना। हमारी इवन डायबिटीज मेलाइटिस को भी आज ऑटोइम्यून डिजीज में लेने लगे हैं, क्योंकि वो उसका भी टाइप 2 जो डायबिटीज है, टाइप 1 वाले नहीं, टाइप 2 वालों में, तो उसमें भी जो कॉज है आमा है। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हम देखें, हमारे ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स की अगर हम एक रोप बना लें सीधी, तो वो मैं समझता हूँ कि यहाँ से जमीन से लेके चंद्रमा तक, मतलब इतनी लंबी रोप बन सकती है हमारे। अगर हम सभी कैपिलरीज को, वेन्स को, आर्टरीज को एक लाइन में सीधा लगा दें, सारे वर्ल्ड का चक्कर लगा सकते हैं हम, इतनी लंबी उसकी है। तो उसके बीच में जो रास्ते में जब इसके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब गिर जाते हैं, तो वो दे कॉज द इन्फ्लेमेशंस। मतलब जब ये आमा फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कच्चा रस बन जाता है, तो वो इन्फ्लेमेशन करता है। तो उसको जो कहते हैं हम
रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो डॉक्टर साहब, आम शरीर में ना बने, आप ये कह रहे हैं कि आम रस वो है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, हाँ, जिसका पाचन नहीं हुआ, जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं हुआ, हाँ, जो पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है, उसके इन बिटवीन प्रोडक्ट में जाते हैं पायरुविक एसिड वगैरह। ये जो इन बिटवीन प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम आमा कहते हैं। आमा एक पॉइजन है, मतलब एक पॉइजनस चीज है जो हमारी बॉडी की प्रॉपर पाचन ना होने से वो एक ऐसा रस बन जाता है जिसको अध कच्चा रस कह सकते हैं। तो चलिए कि ये बात तय हुई कि आम रस अगर बॉडी में बनता है, वो अनडाइजेस्टेड जो पोर्शन है फूड का, हाँ, वो आम रस कहा गया, वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हुआ तो जॉइंट्स की पेन शुरू हो गई, हाँ, या जो बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स है वहां पे उसकी एक्यूमुलेशन हुई तो उन रोगों से संबंधित जो रोग है वो शरीर में पनपेंगे। जैसे साइनस में होगा तो साइनोसाइटिस कहेंगे, कानों में होगा ओटाइटिस कहेंगे, हमारे ब्रोंकस में ब्रोंकाइटिस कह देंगे। मतलब इन्फ्लेमेशन का काज जो आइटिस जिसके पीछे लगता है वर्ड, वो उसका मतलब देयर इज आमा फॉर्मेशन। तो आम रस बॉडी में ना बने, इसके लिए क्या उपाय है? हमारा दीपन पाचन आहार हो, हमारा भोजन ऐसा हो कि हम पूरा पहला भोजन पच जाए, उसके बाद भोजन करें। आयुर्वेद में आमा के लिए मेन जो चिकित्सा कही गई है उसको कहते हैं लंघन। आज नोबेल प्राइज मिला है योशिनोरी ओशिमा। योशिनोरी ओशिमा एक जापानीज साइंटिस्ट हैं जो कि हार्वर्ड स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की कि जो लंघन चिकित्सा है आयुर्वेद की, उसके ऊपर उन्होंने काम किया कि ऑटोफेजी, ऑटो मैंने अपने आप को, फेजी मैंने खा जाना। हमारी बॉडी में अगर हम आमा को खत्म करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फास्टिंग करनी पड़ेगी लंबा समय के लिए, कम से कम 16 घंटे की फास्टिंग अगर करें तो हम आमा से मुक्ति पा सकते हैं, जिसके ऊपर योशिनोरी ओशिमा को नोबेल प्राइज मिला। और आयुर्वेद में इसी को अपतर्पण चिकित्सा का सबसे पहला सूत्र कहते हैं, लंघन चिकित्सा। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में क्या है, 2 प्रकार की चिकित्सा कहते हैं। चिकित्सा के 2 सूत्र हैं, एक को कहते हैं अपतर्पण और एक होता है संतर्पण। जो हमारी ओवर ईटिंग से जो बीमारियां होती हैं, जिसके शरीर में मोटापा भी आ जाता है, आम बात भी आ जाती है, मतलब जिसमें हमारी बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेशन हुई है, हमारी बॉडी में जो हम ईटिंग हमने ज्यादा कर रखी हुई है, उनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको हम कहते हैं संतर्पणोत्थ व्याधि। तो आम बात है संतर्पणोत्थ व्याधि। इसमें क्या करते हैं कि हमें उसको पाचन करने के लिए अपतर्पण करना होता है, कि ऐसी चीजें जिसमें हमारा लंघन चिकित्सा आ जाती है कि हमें फास्टिंग करनी, या धूप में बैठना, स्वेदन करना, पसीने निकालना, रुक्षण क्रियाएं करनी, इस तरह के जो कार्य हम करते हैं वो हम आम बात की चिकित्सा में उसी सूत्र को लागू करते हैं। और इसका अपतर्पण इसका उपाय है, मतलब इसको लंघन करना, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ऑटोफेजी को जो नोबेल प्राइज मिला है वो इसी कंसेप्ट को मिला है, और डॉक्टर योशिनोरी ओशिमा ने जो रिसर्च की है, और जो हम आज टाइप 2 डायबिटीज में भी वही सिद्धांत लागू होता है और हमारे आम बात में भी होता है। आम बात की चिकित्सा का अगर बेस है तो सिंपल काम ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें वो करना पड़ेगा कि उसको ओवर ईटिंग से बचाना है, और उसको जो खा लिया है उसका पूरा पाचन हो जाए, पूरी तरह से जीर्ण हो जाए, तो आमा भी पच जाएगा। डॉक्टर साहब, सुनने में ये बात बड़ी साधारण लगती है कि फास्टिंग से आप आम जो रस है उससे निजात पाएंगे और अर्थराइटिस से भी आप निजात पा सकते हैं। फास्टिंग से मुझे लगता है कि केवल अर्थराइटिस ही नहीं, बहुत सारी और भी बीमारियां होंगी जहां पर हमें उनको ट्रीट करने में, उनको क्योर करने में मदद मिलती होगी। तो ऐसी ब्रॉडली स्पीकिंग और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं जिनको फास्टिंग जैसे आपने कहा कि 16 घंटे की फास्टिंग, और आपने ये भी बताया कि नोबेल प्राइज मिला इसी कंसेप्ट को लेकर, तो सुनने में भी बड़ा सरल लगता है और बहुत साधारण लगता है कि भाई ये ना खाने से क्या ये सब चीजें हो सकती हैं। और ये वास्तव में आज प्रूव भी हो गया, क्योंकि नोबेल अगर प्राइज मिलता है किसी कंसेप्ट को, किसी थ्योरी को, तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये जो कंसेप्ट है ये हमारे शास्त्रों का, हमारे आयुर्वेद का ही कंसेप्ट है, जिसको आज विदेश में उन्होंने उस पर फर्दर रिसर्च की या उसको अपना कह के उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया और एक नोबेल प्राइज को ले लिया। तो जो ये खूबियां हमारे आयुर्वेद की हैं, और ये सबसे बड़ी खूबी जो आपने कहा लंघन की बात है कि 16 घंटे की फास्टिंग हो, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें और एलैबोरेट करके बताएं कि अर्थराइटिस के अलावा लंघन यानी फास्टिंग से किन किन बीमारियों में मदद मिल सकती है। देखो खरबंदा जी, आपने बड़ी सुंदर बात की। लंघन को आयुर्वेद में शब्द दिया है लंघनम परम औषधम, परम औषधि बताया है इसको। अच्छा। जितनी भी संतर्पण मींस ओवर ईटिंग से रिलेटेड बीमारी, चाहे ओबेसिटी है, चाहे इवन कैंसर है, ये सारी की सारी
फ्रॉम दी ओबेसिटी टू कैंसर, इवन डायबिटीज मेलाइटस। अगर उसकी सच्ची सुच्ची चिकित्सा आप मेरे से पूछते हैं तो मैं समझता हूँ डायबिटीज 2 वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। उनको दवाइयाँ खाना तो उनके लिए महापाप है। पाप वर्ड में यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत नुकसान होता है। क्योंकि पहले देखो खून मीठा होता है, जहाँ ऐसे कहो कि चाशनी मीठी होती है तो रसगुल्ले मीठे किए जा रहे हैं। आज हम जो देख रहे हैं, चाहे किसी भी सिस्टम की मेडिसिन हैं, डायबिटीज मेलाइटस के लिए जो चिकित्सा की जा रही है टाइप 2 वालों के लिए, टाइप 1 वालों की चिकित्सा तो बिल्कुल डिफरेंट थी। टाइप 1 वालों में तो हम कहते हैं कि भाई इंसुलिन की कमी है, उसको कहते थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब उसमें इंसुलिन नहीं बनती थी। उन बेचारों को इंसुलिन दे दिया, इंसुलिन बेंटिंग उसने जो आविष्कार किया उसको भी नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज कैसे मिला उसको? क्योंकि उसने ये काम करके दिखाया कि हमारे जो इंसुलिन नहीं बनती है उसका उसने प्रूव किया कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो एक ऐसी ग्रंथि है जिसके आइलैंड ऑफ लैंगरेंस जो है बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। तो वो लोगों को लिए तो जस्टिफाइड था कि इंसुलिन का जो बनना और उसको औषधियां दे देनी, इंसुलिन दे देनी। वो तो टाइप 1 वालों की थी। टाइप 2 वालों में क्या होता है कि उनमें इंसुलिन ज्यादा बनती है, उनको क्या कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब उन लोगों को भी आज मैं देख रहा हूं कि हमारे जो भी कई टाइप 2 वालों को भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में मतलब ओवर ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है और वो लोग जो है बड़े मोटे हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए अगर कोई सच्ची मुच्ची चिकित्सा अगर आप करो टाइप 2 वालों के लिए, जो भी मेडिसिन जो कि इंसुलिन को बढ़ाती हैं, तो वो वाली जो चिकित्सा टाइप 2 वालों को जो की जाती है उससे उनको नुकसान होता है, उनके ऑर्गन्स भी मिट्टी हो जाते हैं और उनको जो है किसी की आंखों की, किसी की एम्पुटेशन करनी पड़ती है। इन चीजों से अगर बचना है तो हमेशा इसी कंसेप्ट को लेकर के योशिनोरी ओशिमा ने कार्य किया था, क्योंकि उसको ये लगा कि ये जो हमारी चिकित्सा हो रही है इवन कैंसर के पेशेंट्स के, इवन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वालों के, उसका सारा जो वर्क था वो इसी के ऊपर था। तो आयुर्वेद में भी अपतर्पण चिकित्सा मींस लंघन करने का जो बताया गया है वो डायबिटीज मेलाइटिस पे भी बहुत जरूरी कहा गया है कि जो भी टाइप 2 वाले पेशेंट हैं जिनको ओवर ईटिंग से बीमारी हुई है, जिनकी ओवर ईटिंग से इनकी इंसुलिन ऑलरेडी ज्यादा बनती है, उनको अगर हम इंसुलिन को कम करने का कोई उपाय है तो वो क्या है? लंघन। ओनली 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 फास्टिंग। 16 घंटे अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इंसुलिन जब बनेगा ही कम तो आपकी डायबिटीज 2 खत्म हो जाएगी। तो इट इज ए क्योर नॉट ओनली ट्रीटमेंट। जो लंघन चिकित्सा है ये टोटल अगर बनेगा ही कम तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। हाँ, इंसुलिन का ना बनना जो है टाइप 2 वालों के लिए ज्यादा बनता है इंसुलिन। अच्छा। रेजिस्टेंस को आप समझिए ना, रेजिस्टेंस शब्द क्या कहता है कि कोई चीज ज्यादा बन रही है, जैसे किसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, उसके अंदर एंटीबायोटिक जो है वो उसके ऊपर कार्य नहीं कर रहा है, इंसुलिन बनती जा रही, पैंक्रियास बीटा सेल ज्यादा बनाई जा रही। आज इसीलिए हम टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, आमतौर पर क्या करते हैं हमारे डॉक्टर्स लोग, क्या करते हैं हम फास्टिंग शुगर करवा लेते हैं, पीपी शुगर करवा लेते हैं और HbA1c एक टेस्ट होता है कि 3 महीने का हम ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा लेते हैं। सिर्फ इतने टेस्ट से बड़े राजी हो जाते हैं, पेशेंट को कहते हैं भाई ये 3 टेस्ट करवा के लाओ, दवाई लेते रहते हैं बेचारे। परंतु ये बिल्कुल गलत है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज के इस माध्यम से मैं सभी को अपने जो भी श्रोताएं हैं, श्रोता जो पर्टिकुलर डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि टाइप 2 वाले जो पेशेंट हैं वो जब तक ये 3 टेस्ट नहीं करवाते, उनका पहला टेस्ट क्या है? फास्टिंग इंसुलिन। सेकंड टेस्ट क्या है? होमा IR, उसको कहते हैं होम्योस्टैटिक जो असेसमेंट करनी होती है हमने, मॉडल असेसमेंट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक हमारा टेस्ट होता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है डायबिटीज 2 वालों के लिए। वो करवाने से हमें पता चल जाता है कि बीटा सेल्स कितना काम करते हैं। तो उनकी तो ऑलरेडी बेचारों को इनकी ज्यादा बीटा सेल्स काम कर रहे हैं कि इंसुलिन ज्यादा बन रही है उनकी, और इंसुलिन ज्यादा बनने वाले पेशेंट्स को अगर हम इंसुलिन बढ़ाने वाली दवाइयां दे देंगे तो उनका फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो हम जो है बाहर से एंटर करने के लिए ग्लूकोज की मोलिक्यूल बाहर उसको धक्का लगा करके इंसुलिन जो है अंदर डाल देती है, जिससे कि ऑर्गन जो है मीठे हो जाते हैं, उससे ज्यादा नुकसान होता है। उनके लिए ये जो ऑटोफेजी वाला जो कंसेप्ट है, जो हमारा इंसुलिन, इसके लिए जो जिसको नोबेल प्राइज मिला है योशिनोरी वर्क उसने इसी पे किया था कि टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट हैं वो अगर फास्टिंग करें, 16 घंटे का उपवास करें, 8 आवर्स फॉर फीस्टिंग, 16 आवर्स फॉर फास्टिंग, अगर ये कर लें, यही चिकित्सा हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट 16 घंटे के लिए भूखा रह लेता है, सपोज उसने रात को 8 बजे खाना खाया, सवेरे 8 बजे तक तो 12 घंटे वैसे ही हो जाते हैं, 4 घंटे और जोड़ दीजिए, 12 बजे पहला भोजन करे, दूसरा भोजन 8 बजे करे, तो उसको बड़ी सिंपल वे से निजात मिल सकती है इसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की चिकित्सा भी यही है जो हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वालों की करते हैं। और अगर मेरे से सच पूछें तो इनका कॉज भी दोनों का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हमारे में अभी बात कर रहा था कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स को आप हाईवे समझ लीजिए, जैसे सड़क के ऊपर एक हाईवे होता है, उसके ऊपर ट्रक चल रहे हैं, तो ट्रक चल रहे हैं तो कैरी कौन, ट्रक का कार्य कौन कर रहा है? ब्लड। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन है उसमें अब ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स ज्यादा हो गए हुए हैं। वो ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स अगर रास्ते में कहीं वो गिर जाते हैं, रास्ते में जॉइंट्स में कम्युलेशन हो जाती है, तो दैट इज आर्थराइटिस। हुआ क्या
क्यों? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा बने हुए थे। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा बनने से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले जो पेशेंट हैं उनको अक्सर आर्थराइटिस भी साथ में हो जाता है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। हमारी ब्रेन की एक विधि है कि किस तरह से ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करवाना है। इवन हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो भी इसी से रिलेटेड है। जब हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा रास्ते में वो गिर जाते हैं, तो दैट लीड्स, उससे आर्टरीज जो हमारी हार्ड हो जाती हैं। तो रूट कॉज फिर कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर उन लोगों के लिए भी, इवन हाइपरटेंशन वालों को परमानेंट, देखो अभी तक तो दवाइयां हैं सिम्टम के ऊपर बनी हुई हैं दवाइयां, हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्रीटिंग क्योरिंग द डिजीजेस। डिजीज क्योर तब होगी जब उसका रूट कॉज हटाया जाएगा। कॉज क्या है? आज हमारी जो भी चिकित्सा हो रही है, मोस्ट ऑफ दी, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए है, चाहे डायबिटीज के लिए है, चाहे हमारे मतलब जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए सिम्टम को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को बुखार हो जाता है और बुखार का उसका कारण सपोज मलेरिया है, तो हमें उसको देना क्या था? क्विनीन। जब तक क्विनीन नहीं देंगे बुखार नहीं उतरेगा। हम रोज उठा करके पैरास्टामोल की गोली दे देंगे, हर रोज उसका बुखार उतर जाएगा, फिर पैरास्टामोल बुखार उतर जाएगा। ये चिकित्सा तो ना हुई ना। इसी तरह से आज सिम्टम की चिकित्सा की जा रही है, खास करके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जा रही हैं। दिस इज सिम्टम्स, नॉट क्योरिंग। वी आर नॉट क्योरिंग द पेशेंट। अगर हमने क्योर करना है तो हमें आयुर्वेद का वो जो मेन प्रिंसिपल है, जिसको हम लंघन चिकित्सा कहते हैं, वो ही करनी पड़ेगी। चाहे उसको पंचकर्मा के सिद्धांत से करें, चाहे उसको हमारी जो बेसिक जो हमारे कंसेप्ट है आयुर्वेद के, लंघन में हमारे जैसे हमारे अब तर्पण चिकित्सा है, उसमें एक लंघन आती है, एक उसमें हमारा ये चिकित्सा का पार्ट है जिसको हम कहते हैं रुक्षण चिकित्सा, और एक उसके साथ साथ हमारी होती है स्वेदन, पसीने लाने की चिकित्सा। तो ये वाले जो सिद्धांत है, इसी के ऊपर काम करेंगे तो हम टाइप 2 डायबिटीज से भी, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी जो भयंकर प्रॉब्लम है, जिसको कि हम आम बात को अदरवाइज नहीं जीत सकते, उसको ठीक करने के लिए हमें लंघन और अपतर्पण चिकित्सा के जो सिद्धांत है उनको उसको अपनाना पड़ेगा। यानी वो जो कहावत है कि कम खाने से आदमी बीमार नहीं होता, न मरता है, ज्यादा खाने से बीमार भी होता है और मरने के चांसेस भी ज्यादा। बहुत सुंदर बात कही। ऐसा ही किसी ने कहा है, कौन कहता है कि रोटी को हम खा रहे हैं, हकीकत में रोटी हमें खा रही है। आज खास करके रोटी, जिसको हम कणक की रोटी कहते हैं, ये तो फुल ऑफ पॉइजन है। इसमें क्या डाला हुआ है? इसमें अमाइलोपेक्टिन है, जो कि बिल्कुल पहले वाली कणकों में नहीं होता था। आज की कणक की जो अगर एनालाइज करें तो इसमें एक पॉइजन का नाम क्या है? अमाइलोपेक्टिन। दूसरी क्या है? ग्लाइडिन। तीसरी क्या है? ग्लूटिन। ये ग्लाइडिन, ग्लूटिन और अमाइलोपेक्टिन, ये 3 पॉइजन्स हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है, जिसको हम आमा कहते हैं। आपने पूछा आमा क्या होता है? आमा इन्हीं का एक वो एंड प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जब हम चिपचिपा पदार्थ जो आटे जैसे चिपक जाता है, वही पदार्थ जो है वो रूमेटॉइड फैक्टर कहलाता है। उसी से अगर हम रोटी खाने में, कणक की रोटी में, तो खास करके इसमें 2-3 आटे मिला दिए जाएं, या जैसे बाजरे का या चने का आटा या जौ का आटा है ना, कुछ मिक्स करके लिया जाए, तो उससे क्या है, हमारी जो है वो ग्लूटिन और ग्लाइडिन और अमाइलोपेक्टिन, ये जो 3 पॉइजन्स हैं, उससे हम बच सकते हैं। और पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि आज हमने 2 ही बीमारियों के ऊपर मेन चर्चा करने का सोचा था कि भाई इसमें जो है, अगर हम हमारी कणक की सिर्फ गेहूं, हमारा जो आहार है हमारा, उसी को सुधार लें तो हम उससे बच सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमम करें। हाँ, इसमें मैं बड़ा स्ट्रांगली कहूंगा कि हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट ये डाइट लेनी चाहिए। पहले हम सोचा करते थे कि फैट जो है वो कॉज है, हम सोचते थे कि फैट इज द कॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का होना बॉडी में बड़ा खतरनाक है। परंतु आज मैं इसी मंच पे, पहले मैं कुछ टाइम एक बार टॉक हुई थी, मुझे याद है आपके साथ, तो मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहा था कि क्योंकि हमने ये पढ़ा था कैसे कि कोलेस्ट्रॉल इज द कॉज, परंतु अब ये स्टडीज आ चुकी हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द कल्प्रिट। कल्प्रिट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, फैट्स को कम नहीं करना डाइट में। डॉक्टर साहब, आपने हर तरीके से इस बात को सिद्ध किया कि लंघन है, जो फास्टिंग है 16 घंटे की, वो हर तरीके से कैंसर, डायबिटीज मेलाइटिस और अर्थराइटिस, और इसके अलावा भी मुझे लगता है बहुत सी बीमारियों, बहुत सारी बीमारियां, इवन गाउटी आर्थराइटिस, जहाँ पे हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म जो है खराब का मतलब ज्यादा ओवर हमारी बॉडी में कच्चा रस बन रहा है, उस सभी बीमारियों से, आम से रिलेटेड सभी बीमारियों का चिकित्सा जो है वो लंघन है, मींस उपवास। उन बीमारियों से निजात पाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। हाँ। ये जो लंघन करने की, फास्टिंग करने की बात है, बिल्कुल ठीक है। और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि आपने आयुर्वेद का साक्ष्य दिया, फिर उसी बात को आपने साइंटिफिकली भी बताया, और फिर आपने बताया कि नोबेल प्राइज
जो है वो इसी थ्योरी पर मिला है। नहीं, अभी हम लेकिन जो एक मानसिकता है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपकी इस बात का बहुत प्रभाव जरूर होगा लोगों पर, क्योंकि आपने तीनों लेवल से इस बात को प्रूव करने की कोशिश की और ये कमोबेश लोगों का अपना प्रैक्टिकल अनुभव भी है। आसपास आज हम जब देखते हैं एक दूसरे को इन चीजों को अपनाते हुए और लाभ लेते हुए, तो हमें उस जो थ्योरी है, वो जो साइंस है, नेचुरोपैथी वाली साइंस है, ये जो आप बात कह रहे हैं, उसमें हमारा विश्वास बनता है। लेकिन जो सर्वसाधारण की और मेजॉरिटी ऑफ लोगों की जो एक मान्यता है और जो एक हैबिट जिनको बन चुकी है कि एक तो हमें दवाई बहुत जरूरी है, दवा एक डॉक्टर के पास जाएं और दवा वो लिखें और वो महंगी दवा है तो वो बहुत अच्छी है, जो इस तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, हम दवाओं के जो जाल में बचपन से उलझे हुए हैं। हमें जो दिखाया, समझाया, पढ़ाया गया कि अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना है और दवा से आप ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है ये बीच में आड़े आती है इस चीज को एक्सेप्ट करने की कि अरे केवल लंघन करने से, फास्टिंग से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत से लोग इस बात से सहमत भी होंगे और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे भी। लेकिन क्योंकि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है, तो मुझे पूरी आशा है कि आयुर्वेद में पहले से इन बीमारियों के बारे में दवाओं का जिक्र किया गया है और आज तक आप भी बहुत से पेशेंट्स को, चाहे वो डायबिटीज के थे या अर्थराइटिस के थे या अन्य बीमारियों के थे, उनको आयुर्वेदिक दवाओं का जो है प्रिस्क्रिप्शन आप जरूर करते रहे हैं और आज भी जरूर करते होंगे। हो सकता है कि आप ये रेशो जो है उसको थोड़ा सा कम कर दिया कि दवाओं के जाल में ज्यादा ना उलझें और इस तरह की जो लंघन की बातें हैं उन पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जो एक आपसे आशा है कि आप अर्थराइटिस के लिए या डायबिटीज के लिए अगर दवा नहीं तो कम से कम जो आयुर्वेद के जो नुस्खे होते हैं वो हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं, ताकि हर लिहाज से लंघन से भी उनको लाभ मिल पाए और इन घरेलू नुस्खों या अगर आपको लगता है कि दवा भी कोई ऐसी है जो सब लोग बिना किसी आपदा के, जिसे निरापद औषधि कहते हैं, वो ले सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो जरूर हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हमारी लंघन की चिकित्सा है ये तो हमारी टोटल जिसको कहना है रेडिकल ट्रीटमेंट। जब हमें सिम्टम्स की बात होती है, एक पेशेंट को बड़ी दर्द हो रही है, तो हमें कुछ ऐसा आयुर्वेद की ऐसी औषधियों की सहायता लेनी पड़ती है जो उसमें पेन से राहत दिलाती है। जैसे हमारी एक सिंपल सी घरेलू नुस्खा है, जैसे हम कहते हैं हल्दी, मेथी और सौंठ। हल्दी, मेथी, सौंठ का अगर हम चूर्ण बना लें, सपोज 1 ग्राम हल्दी है, 1 ग्राम मेथी है, 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण है, ठीक है, उसको हम सिंपल गर्म पानी से या दूध से लेते हैं तो आर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को बहुत लाभ होता है। इसी तरह से हमारे एक एरंड का तेल होता है, उसकी भी बहुत ही हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में जो प्रशंसा की गई है, क्योंकि ये आम पाचन करती है। तो एरंड का तेल जो है वो हमारी बॉडी में से मतलब आमा को निकाल देता है, वो जो टॉक्सिक मैटर जिसकी मैं बात कर रहा था उसको निकालता है। तो एरंड का तेल प्रयोग करना होता है। ऐसे हमारे रासन सप्तक काढ़ा होता है। एरंड का तेल डॉक्टर साहब, इसकी थोड़ा सा एक तो मात्रा की बात करते हैं, हाँ, और क्या रूटीन में इसको कितने पीरियड तक, लंबे समय तक हम ले सकते हैं? देखो, एरंड के तेल को आम वात को निकालने के लिए हमारे ग्रंथों में एक बड़ा सुंदर सूत्र आता है, कटी तट निकंजेशु संचरण वात कुंजरय एरंड तेल सिंहस्य गंधाग्राय गच्छति। मतलब जो आम वात का हाथी है हमारी बॉडी में घूम रहा है, उसको एक लाइन की जरूरत है। जैसे एक लाइन आ जाए जंगल में तो आम हाथी भाग जाता है, तो आम वात जैसा हाथी जो है हमारी बॉडी में घूम रहा है, तो उसको अगर कोई क्योर कर सकता है तो दैट इज द एरंड का तेल। इसको 10 ml से लेके 15 ml तक, मतलब 3 चम्मच तक हम इसको एरंड के तेल को चाहे तो सिंपल गरम दूध में डाल के रात को ले लें। अगर सिर्फ 15 दिन के लिए ले ले कोई पेशेंट तो उसको आम बात से निजात मिलती है। अगर उसको ज्यादा लूज मोशन शुरू में लग भी जाए तो उसको साथ में हम कहते हैं कि सौंठ का चूर्ण ले लें। कई बार हम क्या कहते हैं कि रासना सप्तक काढ़ा होता है, हमें 7 चीजों का योग है, रासना होती है, गोखरू होता है, उसमें एरंड होता है, देवदारू होता है, पुननवा होती है, ऐसे कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, उनका काढ़ा होता है रसना सप्तक क्वाथ, है ना। उसमें भी हम एरंड का तेल डाल के पिलाते हैं पेशेंट्स को। उसमें क्या करना होता है कि 15 ml हमने रासना सप्तक का काढ़ा ले लिया तो 3 चमचे 5-5 ml के, ठीक है। इसी तरह से उतनी ही मात्रा में 10 से लेके 15 चम्मच है वो एरंड का तेल उसमें मिला के थोड़ी सी सौंठ, मतलब बिल्कुल उसको चुटकी सौंठ डाल दिया जाए, सौंठ का चूर्ण, ताकि उसको लूज मोशन भी ना हो। तो उससे जो है बहुत जल्दी जो है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये एक हमारा बड़ा घरेलू सा मतलब उपाय है, बड़ा सिंपल सा योग है। उससे ऐसे हमारी गिलोय है, गिलोय को सौंठ के एरंड का तेल डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन में भी दिया जाता है? कॉन्स्टिपेशन में भी दिया जाता है। कभी जो म्यूकस आती है ना, म्यूकस, क्योंकि मैंने बताया आमा जैसा पदार्थ, म्यूकस जैसा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ हमारे जॉइंट्स में कम्युलेट हो जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए एरंड तेल का प्रयोग किया जाता है। तो उनको
इसको तो हमें फिर एरंड का तेल दे करके पहले का आम का पाचन करेंगे, या तो दीपन पाचन औषधियां दी जाती हैं उनमें। तो ये जो कंसेप्ट है ना, जैसे हमने लंघन का कंसेप्ट बताया कि लंघन एक पूर्ण चिकित्सा है। अगर हमने मतलब औषधियों से बाकी जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के लिए तो जैसे हम आम बात के लिए हम हमारी आम बातारी रस की गोलियां होती हैं, सेहनाद गुग्गल है, रासनाद गुग्गल है, अमर सुंदरी वट्टी है, मतलब इस तरह की सो मैनी मेडिसिन आती है। तो मेरा तो बेसिक जैसे डायबिटीज के लिए भी मेडिसिन देने के लिए तो हम बहुत कुछ कहते हैं कि वो दीपन पाचन औषधियां दे जाए, बसंत कुसुमा के रस का प्रयोग करते हैं, परंतु ये सारे जो है मतलब एक सिम्टम का इलाज होता है। पर पर्टिकुलरली डायबिटीज 2 वालों के लिए तो मैं टोटली मना करता हूँ, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक, कोई भी मेडिसिन इसको टाइप 2 डायबिटीज वालों को भूल के भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सभी का कारण क्या है, वो इंसुलिन को बढ़ाती हैं। चाहे करेला नीम दें उससे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, चाहे जामुन दें। इसको मैं आज आपके इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं अपने श्रोताओं को, क्योंकि मुझे भी 46 साल हो गए आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हुए। जो मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर अगर मैंने कोई सही कामयाबी पाई है, इसी वजह से मैंने कहा था कि किसी वक्त कि इसकी ये बीमारी जो है वो एक सेकंड पार्टनर है, लाइफ लॉन्ग रहेगी आपके साथ, है ना, वो बिल्कुल गलत है। जिसे कहते हैं ना आगे आगे बढ़ने वाली डिजीज नहीं है, बल्कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है, ये रिवर्सिबल डिजीज है। ये रिवर्स की जा सकती है ओनली एंड ओनली लंघन से। अगर हम 16 घंटे द्वै कालो भुंजेत, 2 काल भोजन करना है, एक काल सवेरे एक टाइम पे खाना खाएं, एक बार शाम को खाएं और प्रॉपर मील लें, उसमें घी भी खाएं, मक्खन भी खाएं, अच्छी डाइट लें, डाइट के साथ मतलब अपने फ्रूट्स भी थोड़े बहुत, ज्यादा मात्रा में नहीं, और अपनी रोटी वगैरह जो भी खानी है एक बार सुबह खा लें, एक बार शाम को खा लें, ताकि वो पहला भोजन पच जाए, दूसरा भोजन पच जाए, तो आमा बनने का कोई स्कोप नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर हमने टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पूर्ण रूप से खत्म करना है, तो हमें जो है वो हमारे जिस पे नोबेल प्राइज अभी मिला है योशिनोरी ओशिमा के उस प्रिंसिपल के ऊपर कि हमें क्या उसको अपनाना होगा, जिसको लंघन चिकित्सा कहते हैं आयुर्वेद में। उसमें हमें जो है आम का पाचन करना होगा, और हमारी बॉडी में जो भी कच्चा रस बनता है, जो भी है, उसको हमें उससे निजात पाने के लिए इसी चिकित्सा को इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आसान तरीका क्या है, 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे खाना। इसके ऊपर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे आज हम दूसरे धर्मों में देखते हैं, मोहम्मडन जो है वो रमजान के रखते हैं, तो उनको इन बीमारियों से जल्दी जल्दी नहीं होती। आपके जो जैन धर्म में भी यही है, आयुर्वेद में भी जितनी उपवास की प्रशंसा की गई है, इससे हम जो है इस बीमारियों से खास करके और हिंदू धर्म में तो बहुत ज्यादा है। तो बीच में हफ्ते में व्रत, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था कि हफ्ते में एक व्रत रखो, तो कम से कम अगर 24 घंटे का व्रत अगर आप हफ्ते में 1-2 व्रत रख लेते हैं, तो इंसुलिन लेवल अपने आप कम हो जाएंगे, तो आपको सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो बड़ा आसान तरीका है, वेरी सिंपल फास्टिंग। या तो आप एक वाला फार्मूला करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, या 24 घंटे में एक दिन व्रत एक दिन खाना, एक दिन व्रत एक दिन खाना, इस तरह की फास्टिंग करें। डॉक्टर साहब, एक बड़ी जो इन्फॉर्मेटिव बात आपने बताई अभी चर्चा के दौरान कि करेला और नीम जो लेते हैं डायबिटीज टाइप 2 वालों के लिए वो उल्टा हानिकारक, बहुत खतरनाक है। इट इज फॉर टाइप 1 पेशेंट्स। टाइप 1 मैं वही क्लियर करना चाहता था, टाइप 1 वालों में इंसुलिन नहीं बनती। सभी कंपनियों ने, आज मैं किस किस कंपनी के दवाइयों के नाम लूं, सभी ने यही कंसेप्ट, क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आयुर्वेद में तो मधुमेह को क्या कहा है, वातिक डिजीज। वातिक डिजीज में कैसे, किस एंगल से हम कह सकते हैं कि करेला नीम दे जाएं, महावातवर्धक हैं करेला नीम जामुन, ऑल आर इंक्रीजिंग दी वाता। एंड डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 जिसके 90% पेशेंट्स हैं, उनको करेला नीम जामुन खाने से उनको अधरंग हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, नमनेस हो सकती है, बहुत खतरनाक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसलिए करेला नीम जामुन बिल्कुल नहीं खाने, इससे अच्छा घी खाएं, मक्खन खाएं टाइप 2 वालों के लिए। उसके लिए संतर्पण चिकित्सा, देखो उसमें सिद्धांत ही डिफरेंट है। वातिक बीमारियों के लिए हम कैसे कह दें कि वातवर्धक आहार दें, दीज आर ऑल करेला नीम जामुन जो है ये वातवर्धक औषधियां हैं। चाहे किसी भी कंपनी कुछ भी क्लेम करते हैं, ये टाइप 1 वालों के लिए तो ठीक है। टाइप 2 वाले जो पेशेंट हैं, जिसके अधिकतर पेशेंट हैं जो मोटे लोग हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं है। टाइप 1 के लिए वंडरफुल है। तो डॉक्टर साहब, निष्कर्ष ये निकला कि जो भी चर्चा हमने आज आपसे की, चाहे आपने उस फास्टिंग की बात की, लंघन की बात की, 16 घंटे के लंघन की, ये टाइप 1 वालों के लिए नहीं है, टाइप 1 वालों के लिए नहीं है। और सुनने में ये बात साधारण लगती है कि हाँ, हमने डॉक्टर साहब से सुना था और उसे लागू कर लिया, या जो नुस्खे आपने बताए उनको हम डिफरेंट बीमारियों में सुनने के बाद, चाहे वो कहीं से भी हम उसको सुने, पढ़ें या जाने, कोशिश श्रोताओं को ये करनी चाहिए कि अपने आप सुनकर नुस्खों को भी अपने जीवन में लागू ना करें। और जो भी राय दी जाती है, ये केवल एक जानकारी के लिए है कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं
और इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके आप बेहतर, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आपकी जो बीमारियां हैं वो अंडर कंट्रोल रह सकती हैं या बीमारियों से आप पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इन सब चीजों को किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की देखरेख में अपने जीवन में लागू करें, ताकि वो जो बाकी फैक्टर्स हैं आपकी हेल्थ को लेकर, उनको भी वो उसमें कंसिडर करें और आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकें कि वो नुस्खा या वो जो विधि है वो आपको अपने जीवन में कितनी और कैसे लागू करनी है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब, आप स्टूडियोज में आए और आपने कीमती वक्त हमें दिया और श्रोताओं को इतनी रोचक जानकारी दी अर्थराइटिस और डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 खास तौर से उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।